राज ने कहा, सही कहा तुमने। वो मुझे छोड़कर चली गई है, लेकिन करती भी क्या। मुझ जैसे इंसान के साथ कोई रह भी कैसे सकता है। मैं अकेले रहने के लायक ही हूँ। करण, अरे नहीं सर, अपने आप को दोष देना बंद कीजिए। वो कहते हैं ना, अगर आप पूरी शिद्दत से किसी को चाहो तो वो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है। तो अगर आपका प्यार सच्चा और पवित्र है तो मिसेज मल्होत्रा आपको छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। राज ने हामी भरी तो करण ने उसे हाथ मिलाते हुए कहा, चलता हूँ सर, आपसे मिलकर अच्छा लगा। राज ने हामी भरी तो करण चला गया। राज भी अपने रूम में राधिका की यादों के पास आ गया। अगले दिन राशि के स्कूल की छुट्टी थी तो वो सुबह से बोर हो रही थी। प्रत्येक रविवार के दिन जब करण घर नहीं होता था तो वो बोर ही होती। इसीलिए राशि ने करण को फ़ोन लगाकर कहा कि उसे उसकी याद आ रही है, और राशि ये कहकर रोने लगी तो करण परेशान होकर बोला, मैं अभी आ रहा हूँ। राधिका ने जब राशि को फ़ोन पर रोते हुए देखा तो उसने राशि के हाथ से फ़ोन छीनकर कहा, आपको पता है ना कि कितनी नौटंकी करती है। आप इसकी बातों में आ जाते हैं। बहुत चालाक होती जा रही है ये। आपके प्यार के दुष्प्रभाव हैं ये। करण ने हल्के से मुस्कुरा कर कहा, राधिका जी, आपसे कुछ कहना था। राधिका ने शांति से कहा, जी कहिए। करण, मुझे यहाँ बहुत काम है, लगभग 10 से 15 दिन लग जाएंगे। अगर आपको परेशानी ना हो तो आप तीनों कुछ दिनों के लिए यहाँ आ जाइए। वैसे भी आप जब से आई हैं तब से कहीं बाहर नहीं गई हैं। करण की बात सुनकर राधिका कुछ देर चुप रही, फिर बोली, करण जी, हम आपसे बाद में बात करते हैं, आंटी जी ने बुलाया है। यह कहकर राधिका ने फ़ोन रख दिया और सीधे अपने कमरे में आ गई। उसे शहर तो कभी जाना ही नहीं था, क्योंकि उस शहर में राज और उसकी यादें थीं। राधिका उसे हमेशा के लिए भूलना चाहती थी, क्योंकि जो निर्णय उसने लिया था वो उस पर अडिग रहना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि राज फिर कभी उसके सामने आए, और ये जानती थी कि अगर वो शहर गई तो राज उसे ढूंढ ही लेगा। लेकिन वो करण को मना भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि इतने दिनों में करण ने पहली बार उससे कुछ कहा था, और अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वो अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाएगी। करण ने आज तक उससे कोई सवाल जवाब नहीं किया था, इसीलिए राधिका को उसकी बात को माननी ही थी। अजीब सी कशमकश में फंस गई थी राधिका। इधर राधिका के जाते ही राशि ने फिर से करण को फ़ोन लगा दिया और उससे बात करते हुए बोली, करण, आप आ रहे हैं ना? देखो ना, मम्मा मेरे साथ खेलती ही नहीं है। करण ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगता है अब आपको मेरे पास आना चाहिए। जाकर अपनी मम्मा को मनाओ यहाँ आने के लिए। मैं गाड़ी भेजता हूँ, जल्दी से तैयार हो जाइए। राशि खुशी से चहकती हुई बोली, क्या सच में? मैं अभी जाती हूँ मम्मा को मनाने। राशि ने फ़ोन को कट किए बिना ही बेड पर रख दिया और दौड़ती हुई राधिका के पास आई। लेकिन जब उसने राधिका को देखा तो राधिका की आंखों में आंसू थे। राधिका को रोते हुए देखकर राशि भी रोते हुए बोली, मम्मा, अगर आपको वहाँ नहीं जाना तो हम वहाँ नहीं जाएंगे, आप रोना मत। जब राशि अचानक से राधिका के पास आ गई तो उसने अपने आंसुओं को पोंछ कर कहा, अरे नहीं बच्चा, मैं रो नहीं रही, आंखों में कुछ गिर गया था, हम चलेंगे ना। राशि खुश हो गई। अक्सर जब राशि राधिका को रोते हुए देख लेती तो राधिका हमेशा यही कहती थी कि उसकी आंखों में कुछ गिर गया था, और राशि हमेशा मान भी लेती थी, क्योंकि वो अभी बच्ची थी। करण ने जो गाड़ी उनको लेने के लिए भेजी थी वो घर के बाहर आ चुकी थी। राधिका राशि और मंजू जी के साथ तैयार होकर गाड़ी में बैठ चुकी थी और गाड़ी रवाना हो चुकी। 7 साल बाद एक बार फिर राधिका उस शहर में, या यूं कहूँ अपने शहर में जा रही थी,
जहाँ उसका सब कुछ था, जो कि अब ना के बराबर था। हर एक पल राधिका के दिल की धड़कन बढ़ रही थी। वो जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन वो मजबूर भी थी। रायपुर शहर की सड़कों पर चलती हुई कार से राधिका उन सड़कों को देख रही थी जहाँ सालों पहले वो घूम चुकी थी। वो जल्दी से घर में जाकर कैद हो जाना चाहती थी ताकि कोई उसे देख न सके। राशि मंजू जी की उंगली छोड़कर करण की ओर दौड़ गई। करण ने उसे गोद में उठाया ही था कि राधिका बेहोश होकर गिर पड़ी। करण और मंजू जी जल्दी से राधिका की ओर दौड़ पड़ी। करण ने राधिका को उठाने की कोशिश की, लेकिन राधिका होश में नहीं आई तो करण उसे अंदर ले गया और डॉक्टर को जल्दी जल्दी आने को कहा। तब तक करण राधिका के गाल पर थपथपा कर उसे उठाता रहा। राधिका को ऐसी हालत में देख राशि रोने लगी थी तो मंजू जी उसे चुप कराने में लग गई और उसे दूसरी ओर लेकर चली गई, क्योंकि अपनी माँ को बेसुध देखकर वो बहुत ज़्यादा डर गई और रोने लगी थी। कुछ देर में डॉक्टर आया और उसने राधिका को चेक करके कहा, ये बहुत ज़्यादा तनाव और डिप्रेशन की शिकार हैं। ज़्यादा सोचने से पूरे शरीर की एनर्जी खिंच जाती है। इनके साथ भी यही हुआ है। मैं कुछ दवाई दे देता हूँ, ये ठीक हो जाएंगी। बस इन्हें जितना हो सके खुश रखिएगा। करण ने गर्दन हिलाई तो डॉक्टर चला गया। राधिका की आंखें खुली तो उसने अपने आप को एक नए ही कमरे में पाया। राशि उसके पास बैठी बैठी सो गई थी। मंजू जी शायद किचन में लगी थी, क्योंकि किचन में बर्तनों की आवाज़ आ रही थी। राधिका उठी तो उसने राशि को अपनी गोद में लेने के लिए उसे छुआ ही था कि राशि अचानक से उठकर बोली, मम्मा। राधिका ने राशि को गोद में ले लिया तो राशि रोते हुए बोली, मम्मा, आपको क्या हो गया था? आप गिर गए थे मम्मा। करण ने आपको उठाया। राधिका ने राशि को अपनी गोद में बैठाकर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, कुछ नहीं हुआ बेटा, मैं बस बीमार थी। और आपने ये क्या हाल कर लिया है खुद का? आंखें देखो अपनी, कितनी मोटी हो गई है रो रो कर। राशि अपनी माँ से चिपक गई तो राधिका ने उसकी आंखों और गालों के आंसुओं को पोंछते हुए कहा, अच्छा ये बताओ, क्या खाना है आपको? आप जो कहेंगे वो बना कर खिलाऊंगी। राशि ने ना में गर्दन हिलाई तो राधिका ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो राशि की हालत समझ रही थी। बच्ची ही तो है राशि, और अपनी माँ के अलावा वो किसी के इतना करीब भी नहीं। करण के साथ वो भले ही खेलती हो, लेकिन एक बच्चा अपनी माँ के दूर जाने भर से ही डर जाता है, और राशि ने तो उसे बेहोश होते हुए देख लिया था। ऐसे में उसका मासूम दिल घबरा गया था। राधिका ने उसे उठाया और बाहर लाने के लिए खड़ी हुई थी कि उसे हल्का सा चक्कर आ गया, लेकिन उसने अपने आप को संभाला और राशि को एहसास नहीं होने दिया। वो बाहर आई तो करण ने जैसे ही उसे देखा, जो लैपटॉप पर काम में लगा था, वो जल्दी से उठा और राधिका से राशि को लेने के लिए आया, लेकिन राशि ने उसके पास आने से साफ इनकार कर दिया और राधिका से और ज़्यादा चिपक गई। राधिका ने पलक झपकाई तो करण ने कहा, राधिका जी, आप अभी कमज़ोर हैं, ऐसे में राशि आप कैसी? राधिका ने राशि के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी है वो मेरी, इसी की वजह से जिंदा हूँ, वरना। करण ने राधिका की बात काटते हुए कहा, अच्छा, किस बात का स्ट्रेस ले रही हैं आप? इतना तनाव कैसे राधिका जी? क्या आप खुश नहीं हैं या फिर? राधिका ने कुर्सी की ओर बढ़ गई, क्योंकि वो सचमुच ज़्यादा ही कमज़ोर महसूस कर रही थी। वो कुर्सी पर बैठते हुए बोली, रायपुर शहर की हवा में न जाने क्या है, यहाँ आते ही मेरी ज़िंदगी बिखर सी जाती है। करण, इसका मतलब आप यहाँ पहले आ चुकी हैं? फिर तो आप यहाँ के मॉल और घूमने की जगह वगैरह सब जानती होंगी ना? राधिका कुछ नहीं बोली तो करण ही आगे बोला, आप और माँ राशि को ले जाओ और कहीं घुमा लाओ, सारे दिन घर में बोर हो जाओगी। राधिका, नहीं, मैं बाहर नहीं जाना चाहती करण जी, प्लीज़, मैं यहाँ आ गई, इतना ही काफ़ी है।
इसके आगे करण कुछ नहीं बोला। राशि राधिका के चिपके चिपके सो गई थी, तो राधिका ने उसे अपने कमरे में सुला दिया और वापस बाहर आ गई। वो किचन की ओर बढ़ ही रही थी कि मंजू जी बाहर आते हुए बोली, राधिका, तुम अपने कमरे में जाओ, मैं आती हूँ अभी। राधिका ने मंजू जी को हैरानी से देखा। मंजू जी उसे घूरने लगी, जिससे राधिका वापस अपने कमरे में आ गई। कुछ देर बाद मंजू जी उसके लिए कुछ खाने को लेकर आई और उसके सामने रख कर बोली, इसे पूरा खत्म करना है, बिना कोई बहस किए। राधिका तो मंजू जी को देखते ही जल्दी जल्दी खाने लगी, क्योंकि अगर वो कुछ भी बहस करती या नहीं खाती तो मंजू जी उसे डांटती और राधिका रोने लगती, और इस वक्त वो अपने आप को ज़्यादा कमज़ोर नहीं करना चाहती थी। राधिका ने जब सब खाना खत्म कर दिया तो मंजू जी ने प्लेट उठाई और एक ओर रख कर राधिका के पास बैठ गई। उन्होंने राधिका के हाथ को अपने हाथ में लेकर कहा, राधिका बेटा, आपसे कुछ पूछूं? आप जवाब दे तो। मंजू जी की बात से राधिका को एहसास हो गया था कि वो क्या पूछने वाली थी, इसीलिए राधिका के दिल की धड़कन बढ़ गई थी। जो बात वो सालों से छिपाती आ रही थी, यहाँ आते ही उसकी सभी तहें खुलने लगी थी। राधिका ने धीरे से कहा, जी पूछिए मंजू जी, क्या बात है जो आपको अंदर ही अंदर खाए जा रही है? मैं इतने सालों से आपको देखती आ रही हूँ, रोज सोचती हूँ आज आपकी पिछली जिंदगी के बारे में पूछूंगी, लेकिन रोज ये सोच कर रह जाती हूँ कि कभी ना कभी खुद मुझे बताओगी, अपने दिल के दर्द को मुझे से बांटोगी, लेकिन पता नहीं तुम किस मिट्टी की बनी हो, सब चीज़ों को अंदर ही अंदर रखे हुए हो। राधिका उदासी से मुस्कुरा कर बोली, आपको पता है आंटी, हम जिससे प्यार करते हैं ना, उनकी हर एक बात हमें अच्छी ही लगती है, चाहे फिर वो दूसरों के लिए गलत ही क्यों ना हो। और जो हमारे दिल में होते हैं, उनके गुनाहों को हम किसी को बताकर उनकी इज्जत कम नहीं करते हैं। उन्होंने हमारे साथ कैसा भी सलूक किया हो, हम उसे खुद तक ही सीमित रखते हैं, दूसरों को बताकर तमाशा नहीं कर सकती। मंजू जी थोड़ी हैरानी से और जल्दी से बोली, क्या तुम बिन ब्याही माँ हो? राधिका ने सीधे शब्दों में कहा, नहीं आंटी, मेरी शादी हुई थी, लेकिन वो शादी नहीं, एक कॉन्ट्रैक्ट था जिसमें एक अमीरजादे को एक बच्चा चाहिए था, अपनी प्रॉपर्टी को अपने नाम करवाने के लिए। राधिका चुप हो गई तो मंजू जी भी कुछ नहीं बोली। उन्होंने आगे कुछ नहीं पूछा, क्योंकि राधिका के चेहरे पर जो दर्द की लकीरें उभर आई थी, उन्हें वो देख नहीं सकती थी, इसीलिए उन्होंने चुप रहना ही सही समझा। कुछ देर तक दोनों शांत रहे, फिर मंजू जी बोली, आपको पता है बेटा, सभी अमीरजादे एक जैसे नहीं होते हैं। अब तुम करण को ही देख लो, मेरी कोख से नहीं जन्मा, फिर भी बेटे से कम नहीं है। मेरी बेटी के लिए उसने सब छोड़ दिया। राधिका उन्हें हैरानी से देखने लगी तो मंजू जी आगे बोली, हाँ राधिका, करण मेरा बेटा नहीं है, ये मेरी बेटी का पति है। राधिका ने अचरज से पूछा, आपकी बेटी कहाँ है फिर? मंजू जी ने उदासी से कहा, वो नहीं है अब इस दुनिया में, उम्मीद जगा कर चली गई वो इस दुनिया से। राधिका, क्या हुआ था? मंजू जी, वेदिका नाम है मेरी बेटी का। जब उसके पापा शहीद हुए थे तब वो 12th में थी। उसके पापा के बाद मैंने ही संभाला था उसे। पापा के बहुत करीब थी, क्योंकि 3 लोग ही तो थे हम। हमेशा अपने पिता के कहे अनुसार चलती थी। जब वो कॉलेज में जाने लगी तो मैं भी यहाँ शहर में रहने लगी थी, क्योंकि मैं उसे अकेले नहीं छोड़ सकती थी। और फिर एक दिन करण ने उसे कॉलेज में देखा तो वो उससे प्यार कर बैठा। वो रोज़ उसे देखने आता, क्योंकि वो भी इतनी प्यारी और हंसमुख कि कोई भी देखे तो प्यार कर बैठे। करण उसे बिना कुछ कहे प्रोटेक्ट करने लगा था। जब बेदू को पता चला तो उसने करण को सुनाया और मुझे भी बताया, तो मुझे करण सही लड़का लगा, इसीलिए मैंने दोनों की शादी के बारे में सोचा। करण उसे बिना किसी शर्त के अपनाने को तैयार था, लेकिन बेदू की शर्त थी
कि वो मेरे साथ ही रहेगी। करण का इस दुनिया में कोई नहीं था, इसीलिए उसने उसकी सभी शर्त मान ली। लेकिन कहते हैं ना कि लोगों की नज़रें बहुत बुरी होती है, वो किसी को सुख चैन से जीने नहीं देती है। करण एक बिजनेसमैन है और बिजनेसमैन में जान लेना आम बात है। करण हमें बहुत संभाल कर रखता था, लेकिन वेदिका की एक गलती उसकी जान ले गई। जब बेदू को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है तो वो बिना करण को कॉल किए उसके पास जाने के लिए बस में चली गई। करण ऑफिस के काम से मल्होत्रा साहब की कंपनी गया हुआ था। वेदिका ने पता लगा लिया था कि करण कहाँ गया है और वो बस से उतरकर करण के पास जा ही रही थी। करण ने दूर से ही वेदिका को देख लिया था। वो हैरान था कि वेदिका बिना किसी सिक्योरिटी के कैसे आ रही थी, क्योंकि वेदिका ने भी उसे देख लिया था और उसके चेहरे पर खुशी से चमकता हुआ नूर था। वो हाईवे पार कर चुकी थी, लेकिन अचानक से एक कार उसकी साइड से आई और मंजू जी ये कहकर चुप हो गई। राधिका की आंखों में आंसू आ चुके थे। मंजू जी कुछ देर चुप रही, फिर बोली। कार की टक्कर से वो हाईवे पर जा गिरी और तेजी से आई गाड़ी के ब्रेक नहीं लग पाए। मंजू जी एक बार फिर चुप हो गई तो राधिका उनके गले लगकर जोर जोर से रोने लगी। साथ ही मंजू जी भी रो पड़ी थी। राधिका बहुत कमज़ोर दिल की है। ये बात मंजू जी को आज पता चला तो उन्होंने ही उसे चुप कराया। जब राधिका थोड़ी सही हुई तो उसने कहा, क्या करण जी जानते हैं कि वेदिका जी प्रेग्नेंट थी? मंजू जी, हाँ, करण उसे अस्पताल लेकर गया था। उसने अपना सब कुछ लगा दिया, लेकिन वो वेदिका को नहीं बचा पाया। वहीं उसे पता चला कि वो प्रेग्नेंट थी। वो टूट गया था अंदर से, अपने आप को अकेला कर लिया था उसने, क्योंकि उसी के किसी बिजनेस के दुश्मन ने ये सब करवाया था। इसीलिए वो गिल्ट में ही जी रहा था। मैं भी अपने आप को नहीं संभाल पा रही थी, क्योंकि बेदू ही तो मेरी जिंदगी थी। फिर एक दिन करण मुझे गांव ले गया। हम दोनों माँ बेटे की तरह रहने लगे थे। और फिर एक दिन वो तुम्हें लेकर आया। राधिका आज मंजू जी और करण के दुख को सुनकर हैरान थी। वे दोनों ऐसे हो सकते हैं, उसने कभी सोचा भी नहीं था। उनके दर्द के आगे राधिका को अपना दर्द कम ही लगा, तो वो फिर से मंजू जी के गले लग गई। राधिका अपना अतीत मंजू जी को बताना तो चाहती थी, लेकिन वो सब याद आते ही वो बुरी तरह कांपने लगी। तो मंजू जी ने कहा, अगर तुम ठीक नहीं हो तो रहने दो बेटा। मैं बस इतना जानती हूँ कि तुझमें मुझे वेदिका नज़र आती है। वो भी तुम्हारी ही तरह शांत रहने वाली थी। मैंने तुम्हें अपनी बेटी माना है, इसीलिए मैं हर हाल में तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। राधिका कुछ नहीं बोली। वो जमीन को एकटक घूर रही थी, तो मंजू जी ने उससे आराम करने को कहा और बाहर आ गई। बाहर करण उनके आने का इंतजार कर रहा था। वो भी पूछना चाह रहा था कि आखिर राधिका को हुआ क्या है। मंजू जी ने ना में सिर हिलाया और करण के पास बैठकर बोली, राधिका तुम्हें कहाँ मिली थी बेटा? करण ने कुछ याद करते हुए कहा, ये मुझे रात के 3 बजे अकेली सड़क पर चलते हुए मिली थी। इनकी हालत ठीक नहीं थी, इसीलिए मैं इन्हें अस्पताल लेकर गया। तब तक ये बेहोश हो चुकी थी। जब होश आया तो ये कुछ बोली ही नहीं। मैंने बहुत पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया था। इसीलिए मैंने बहुत सोचने के बाद इनको यहाँ लाने का फैसला किया था। मंजू जी, मुझे लगता है बहुत बुरा हुआ है इसके साथ, जो आज तक ये भूल नहीं पा रही है। करण ने कुछ नहीं कहा तो मंजू जी ने ही आगे कहा, करण एक बात कहूँ बेटा? करण, जी कहिए। मंजू जी, तुम राधिका से शादी क्यों नहीं कर लेते बेटा? तुम दोनों के सामने तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है। मैं तो आज हूँ, कल नहीं। बिना किसी रिश्ते के तुम दोनों एक साथ कैसे रह सकते हो? दुनिया ऐसे नहीं रहने देगी तुम दोनों को। करण ने हैरानी से मंजू जी की ओर देखा और बिना कोई जवाब दिए वहां से उठकर चला गया। मंजू जी वहां बैठी कुछ देर तक ये सोचती रही कि वो राधिका से उसके बारे में कैसे पूछे।
जब तक राधिका अपने बारे में कुछ नहीं बताएगी तब तक वो भी करण को मना नहीं सकती। जब मंजू जी को कोई हल नहीं मिला तो वो लंबी सांस लेकर बोली, अब तो आप ही कुछ कर सकते हैं इन दोनों का। राज अपने कमरे में बैठा वही नॉवेल पढ़ रहा था जो कभी उसने राधिका के लिए खरीदे थे, क्योंकि उसे पता था कि राधिका उसे पढ़ चुकी है। इसीलिए उसने इस नॉवेल को न जाने कितनी बार पढ़ लिया था, क्योंकि वो जब भी राधिका के पढ़े हुए शब्द पढ़ता तो उसे राधिका का अपने पास होने का एहसास होता था। राज का फोन जो टेबल पर पड़ा था वह बजा। फोन पर सोनू नाम फ्लैश हो रहा था। राज ने धीरे से फोन उठाया और पिक करके कान के लगा लिया, लेकिन कुछ बोला नहीं। सामने से सोनू ने कहा, सर आपके पास एक फ़ोटो सेंड की गई है, प्लीज़ उसे देखकर बताइए। राज ने हम कहा और फ़ोन को कट किए बिना ही फ़ोन पर आई हुई फ़ोटो देखने लगा। जब उसने फ़ोटो को ओपन किया तो उसमें एक कार थी और उसमें धुंधली सी कोई लड़की दिखाई दे रही थी। राज ने उसे जूम करके देखा तो उसे राधिका दिखाई दी। राज के हाथ कांपने लगे थे। वो कांपते हाथों से उसे बार बार जूम करके देख रहा था। उधर से सोनू बोला, सर कंफर्म करिए कि ये राधिका मैम ही है ना। राज से कुछ बोलते नहीं बना। उसने मन ही मन कहा, राधिका इस बार किस्मत तुम्हें मेरे पास लेकर आई है। मैंने तुम्हें नहीं, तुमने मुझे ढूंढा है। राज ने जल्दी से बुक को साइड में रखा और खड़ा हो गया। अचानक से उसमें इतनी फुर्ती आ गई थी, वो राधिका से मिलने चल पड़ा था। वो कुछ 2 कदम ही आगे बढ़ा होगा कि कुछ सोचकर वो रुक गया और अपने आप से बोला, जो मैंने उसके साथ किया था अब उसके बाद किस मुंह से उसके सामने जाऊंगा। वो अपनी जिंदगी में खुश होगी और मैं जाकर एक बार फिर से उसकी खुशियों में ग्रहण लगा दूंगा। नहीं राज, ये क्या कर रहा है तू उसे खुश देखना चाह रहा था ना, तो आज जब उसके होने का एहसास हो रहा है तो फिर क्यों उसके करीब जाकर उसे वही सब याद दिला रहा है। राज ने अपने आप को उस कमरे में बंद कर लिया था। 7 सालों से वो राधिका को ढूंढ रहा था, लेकिन जब उसे मिलेगी तो वो क्या कहेगा उसे। यही सोचकर उसने अपने आप को रोक लिया। एक पल में उसके 7 सालों के इंतजार पर रोक लग गई। जब सोनू का फोन फिर से आया तो राज ने उसे पिक नहीं किया। उसके कुछ देर बाद ही सोनू राज के कमरे के बाहर आकर खड़ा हो गया। उसने बाहर से ही राज को देखा तो वो समझ गया कि राज असमंजस की स्थिति में था। इसीलिए सोनू ने राज से राधिका के बारे में कुछ नहीं कहा। उसने बात को बदलते हुए कहा, सर कल जो करण साहब से आपकी मीटिंग हुई थी उसी बात को लेकर करण साहब आपसे मिलना चाह रहे हैं। राज ने सोनू को बिना देखे कहा, मुझे इस वक्त किसी से नहीं मिलना और कहीं नहीं जाना, तुम जाओ यहाँ से प्लीज़। सोनू आगे बिना कुछ बोले ही चला गया। अगले दिन सुबह जब राज उठा तो उसने अपने दिमाग से राधिका को ढूंढने का इरादा निकाल दिया और वापस मुंबई जाने के लिए तैयार हो गया। जब सोनू को ये सब पता चला तो उसने राज को रोकने की कोशिश की, लेकिन राज ने उसकी एक नहीं सुनी और अपना सामान पैक करके तैयार हो गया। जब उसने बैग को उठाया और कमरे से बाहर आने के लिए मुड़ा तो रोशनी उसके सामने आकर खड़ी हो गई। इतने सालों में रोशनी ने भी उससे कोई बात नहीं की थी, क्योंकि वो भले ही ये ना जानती हो कि दोनों के बीच क्या हुआ है, लेकिन वो ये जरूर जानती थी कि राज ने ही कुछ ऐसा किया है कि राधिका उसे छोड़कर चली गई थी। इसीलिए रोशनी ने राज से कुछ नहीं कहा था। लेकिन आज जब उसे सोनू से पता चला कि उसे राधिका के बारे में कुछ पता चला है और राज उससे भाग रहा है तो रोशनी से रहा नहीं गया और वो राज के पास आकर खड़ी हो गई, यह जानने के लिए कि आखिर हुआ क्या था। रोशनी ने हाथ बांधकर कहा, क्या किया था आपने उसके साथ? मुझे यकीन है कि आपने ही कुछ ऐसा किया होगा जिससे वो एक बार फिर चली गई, कभी ना आने के लिए। और आज जब उसके मिलने का एहसास है तो आप
भाग क्यों रहे हैं? नजरें नहीं मिला पाएंगे ना उससे? आखिर क्या कर दिया आपने उसके साथ? राज से कुछ बोलते नहीं बना। उसने नजरें नीचे किए किए रखी, क्योंकि उसके पास बोलने के लिए कुछ नहीं था। वो आगे बढ़ने को हुआ तो रोशनी ने उसे फिर से रोकते हुए कहा, आप ऐसे नहीं जा सकते। आप राधिका के साथ ऐसी नाइंसाफी नहीं कर सकते। राज ने अब धीरे से कहा, अगर वो मेरे बिना खुश है तो फिर मैं उसे कभी परेशान नहीं करना चाहूँगा। रोशनी ने हाथों को बांध कर कहा, और आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो आपके बिना खुश है? वो प्यार करती थी आपसे। हाँ, प्यार करती थी, लेकिन कभी जाहिर नहीं किया। और जब आप उसकी बारी आई बताने की तो आपने क्या किया? फिर से उसे वजह दे दी खुद से दूर जाने की। राज ने जब सुना कि राधिका भी उससे प्यार करती थी तो उसके हाथ ने पकड़ा बैग धम से नीचे गिर गया। उसके दिल में एक टीस सी जगी, लेकिन अब तो सब कुछ उसने अपने हाथों से खत्म किया था, इसीलिए वो कुछ कर भी तो नहीं सकता था। राज ने फिर से बैग उठाया और रोशनी को कोई जवाब दिए बिना ही चल पड़ा। बाहर सोनू उसी का इंतजार कर रहा था। तो राज ने कहा, पहले मुझे करण से मिलवाओ, उसके बाद मुझे एयरपोर्ट पर छोड़ देना। राज ने ये सब इतने साधारण लहजे में कहा कि सोनू की आंखें नम हो गई और उसी पुराने वाले राज को ढूंढने की कोशिश में लगा था, जहां आज उसका नामो निशान नहीं था। सोनू ने गाड़ी को करण के ऑफिस की ओर मोड़ दिया, लेकिन रास्ते में ही उसे पता चला कि करण अभी तक ऑफिस नहीं आया है। तो सोनू ने करण के घर चलने के लिए कहा, जिस पर राज ने भी हामी भर दी, क्योंकि वो नहीं जानता था जिस करण के घर राधिका थी वो वहीं जाने के लिए हाँ बोल रहा था। इधर राधिका ने सबके लिए नाश्ता बना दिया था। करण नाश्ता करके ऑफिस ही जाने के लिए तैयार था। मंजू जी भी नाश्ता कर रही थी और राधिका राशि को नाश्ता करवाने की कोशिश में थी, जो करण को ऑफिस न जाने के लिए बोल रही थी। करण भी ऑफिस तक राशि की वजह से नहीं जा पाया था। तभी करण के पास फोन आया तो उसने फोन पिक किया और एक ओर चला गया। वहीं राशि बाहर की ओर भाग गई, जिससे राधिका भी उसके पीछे चली गई। राधिका और राशि जब दोनों बाहर थी तभी राज की कार उसके घर के बाहर आकर रुकी। तो राधिका ने राशि को गोद में उठाया और अंदर आ गई। वो करण से बोली, लगता है कोई आया है। करण ने हाँ करते हुए कहा, राधिका जी, मेरे कोई दोस्त आए हैं, क्या आप उनके लिए नाश्ता बना देंगी? प्लीज़, राधिका ने राशि को नीचे उतार कर कहा, आप प्लीज़ मत बोला कीजिए। कितने मेहमान हैं आपके? करण, एक ही है। मुझे लगता है वो नाश्ता नहीं करके आए होंगे, इसीलिए। राधिका ने हामी भरी और किचन में चली गई। मंजू जी राशि को पकड़कर उसे नाश्ता करवाने लगी, तो राशि एक बाइट लेकर फिर से दौड़ लगाने लगी। करण बाहर आया तब तक राज भी अंदर की ओर आ गया था। करण ने राज से हाथ मिलाया और बोला, माफ़ी चाहूँगा राज साहब, आपको घर पर आना पड़ा। आज मुझे लेट हो गया। राज, कोई बात नहीं, आपने ही मुझे बुलाया था ना। करण हैरानी से राज को देखने लगा। तभी उसकी नज़र राज के पीछे पड़े सोनू पर पड़ी, जो इशारे में और उदासी से माफ़ी मांगते हुए कुछ भी न कहने को कह रहा था। करण को कुछ समझ नहीं आया तो उसने राज को अंदर आने के लिए कहा। राज जैसे ही अंदर आया, राशि दौड़कर उसके पास आई और अपने छोटे छोटे हाथों को जोड़कर थोड़ी झुकते हुए बोली, नमस्ते। राशि ने नमस्ते कहते हुए लंबा खींचकर करण की ओर देखा तो करण ने कहा, राज अंकल। राशि ने एक बार फिर उसी प्रकार कहा, नमस्ते राज अंकल। राशि की नमस्ते पर सब मुस्कुरा दिए तो राज भी मंजू जी के पास जाकर बैठ गया, क्योंकि करण ने उसे वहीं बैठने का इशारा किया था। राज बैठ गया तो राशि भी आकर अपनी चेयर पर बैठ गई और अपने पराठे का एक बाइट तोड़ते हुए बोली, राज अंकल, क्या आप भी करण की तरह ही बहुत ज़्यादा काम करते हो?
राज ने हाँ में गर्दन हिलाई तो राशि ने मुंह बना लिया और पराठा छोड़कर बोली, किसी के पास मेरे लिए वक्त नहीं है। एक बार फिर सब मुस्कुरा दिए तो राज ने कहा, हाँ तो करण, क्या बात करनी थी तुम्हें? करण कुछ कहने वाला ही था कि राधिका किचन से बाहर आई। उसके हाथ में नाश्ते की प्लेट थी। राज की पीठ राधिका की ओर थी, इसीलिए उसे नहीं देख पाया था, जबकि करण उसे देखकर बोला, पहले आप नाश्ता कीजिए, उसके बाद बात करते हैं। राज, नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे मुंबई के लिए निकलना है। तब तक राधिका उनके पास आ चुकी थी। उसके हाथ में नाश्ते की 2 प्लेट थी। एक उसने राज की ओर रख दिया और दूसरी को लेकर करण की ओर बढ़ गई। जब उसने अपनी नज़र नए मेहमान पर डाली तो उसके कदम वहीं रुक गए और उसके हाथ पकड़ी प्लेट जमीन पर गिर चुकी थी। राज ने भी जब राधिका को देखा तो वो अपनी जगह से खड़ा हो गया और हैरानी से राधिका को देखने लगा। सोनू उन दोनों को देख थोड़ा खुश हुआ, लेकिन उसका दिल घबरा रहा था कि अब क्या होने वाला है। दोस्तों, कहानी अभी जारी है, नेक्स्ट पार्ट हम जल्द लेकर आएंगे। आपको कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।